हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ड्रग्स फॉर कफ। तो हम लोग कफ का जो ड्रग्स होता है, जो मेडिसिन होता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो कफ का मतलब क्या है? खांसी। तो खांसी को पहले समझते हैं, फिर समझेंगे कि कौन कौन सा ड्रग खांसी में मतलब कफ में दिया जाता है। ठीक है। तो देखिए, कफ इट इज ए सिम्टम। तो बहुत लोग सोचता है कि जो खांसी है वो एक तरह की बीमारी है, लेकिन बीमारी नहीं है, ये एक तरह का सिम्टम है। ठीक है। इट इज़ ए सिम्टम नोट ए डिजीज़। ये डिजीज़ नहीं है, सिम्टम है। तो फर्स्ट लाइन क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो कोई भी सिम्टम्स या बीमारी होता है वो तो एक्यूट होता है या तो क्रोनिक होता है। ठीक है। तो एक्यूट अगर कफ है तो मैक्सिमम 3 से 8 हफ्ता तक रहेगा। ठीक है। और एक्यूट कफ मोस्टली वायरल होता है, मतलब कि वायरस के वजह से होता है। और क्रोनिक कफ अगर 8 हफ्ता से ज़्यादा हो जाए तो वो क्रोनिक के कैटेगरी में आने लगता है। 3 से 8 हफ्ता के बीच में, वीक्स के बीच में एक्यूट, और मोर देन 8 वीक्स क्रोनिक कफ। यहाँ पर एक यहाँ पर देखिए कॉलम में मैंने एक बनाया है। यहाँ पर ये पॉइंट है कि इट्स ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। यहाँ पर देखिएगा, रिफ्लेक्स है ये एक तरह का। और वो भी कैसा रिफ्लेक्स है? प्रोटेक्टिव है, मतलब कि बचाने का काम करता है। तो खांसी एक तरह का क्या है? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। कैसे है वो मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपल्सन ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस। देखिए, एक्सपल्सन्स होता है मतलब कि बाहर निकलता है। जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा सिक्रीशंस होता है, तो खांसी के समय में वो सिक्रीशंस क्या होता है? आउट होता है, बाहर निकलता है। तो वो सिक्रीशंस होगा या फिर वेस्ट होगा, जो भी मटेरियल्स रहेगा वो बाहर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपल्सन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। तो क्या मैंने अभी बोला कि फॉरेन पार्ट, अब एयर पैसेज, जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो भी मटेरियल प्रेजेंट रहेगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आरएस मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो भी मटेरियल्स रहेगा वो, तो खांसी हुआ तो क्या हो जाएगा? वो आउट होगा। अब वो टॉक्सिन्स हो सकता है या फिर फ्लूइड हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है। ठीक है। द एक्सपल्सन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एयर पैसेज। कहाँ से निकलता है? एयर पैसेज से। ठीक है। आगे देखते हैं। ये कफ यहाँ पे देखिएगा कि कफ या तो प्रोडक्टिव या तो नॉन प्रोडक्टिव हो सकता है। प्रोडक्टिव का मतलब क्या है कि जब खांसी होगा, जब कफ होगा, तो कुछ ना कुछ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। इसीलिए मैंने लिखा है प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव कफ होता है। तो प्रोडक्टिव कफ कफ का मतलब क्या होता है? वेट कफ। वेट मतलब गीला। जैसे कि जब आप खांसते हैं कभी कभी, तो क्या कुछ मटेरियल बाहर निकलता है ना, तो उसी को बोल रहे हैं वेट कफ, मतलब कि गीला खांसी। ठीक है। नीड टू क्लियर। अब जब भी गीला खांसी होगा, मतलब कि वेट कफ होगा, तो उसको गले में क्या रहेगा? कुछ कुछ मटेरियल्स रहेगा, चिपचिपा वाइट कलर का मटेरियल मैक्सिमम होता है, या तो येलो होता है। ठीक है। तो ये जो मटेरियल है इसको तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। अगर बाहर नहीं निकाला जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। और इसको सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसको सप्रेस नहीं कर सकते हैं हम लोग। इसको सप्रेस करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसको हम लोग को क्लियर ही करना होगा। ठीक है। तो एक था प्रोडक्टिव और एक है नॉन प्रोडक्टिव। ये देखते हैं। नोट यूजफुल, ये यूजफुल नहीं है। ये तो यूजफुल है कि बहुत सारे मटेरियल्स को बाहर निकाल रहा है, लेकिन ये यूजफुल नहीं है। ठीक है। नोट यूजफुल, नीड सप्रेस। इसको सप्रेस करना होगा क्योंकि इसमें कुछ सिक्रीशंस तो हो ही नहीं रहा है, तो इसको सप्रेस करना ही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। आगे देखते हैं कफ। तो कफ एक वेट कफ मैंने भी बताया, एक है ड्राई कफ। ठीक है। तो वेट कफ का क्या मतलब? प्रोडक्टिव है, और ड्राई कफ नॉन प्रोडक्टिव है। तो वेट कप में क्या निकलता है? स्पूटम निकलता है। जो भी मैंने बताया ना कि यहाँ पर देखिएगा कि वाइट येलो जो भी मटेरियल यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये जो बाहर निकल रहा है इसको हम लोग स्पूटम बोलते हैं। मेडिकल टर्म में इसको स्पूटम कहा जाता है। ठीक है। टाइप ऑफ विस्कस फ्लूइड होता है, मतलब कि कंप्लीट एकदम लिक्विड जैसा फ्लो नहीं रहता है इसका। ये कैसा होता है? ये विस्कस रहता है, मतलब कि थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है। आगे देखते हैं ड्रग्स। तो अभी हम लोग खांसी समझिए कि क्या है खांसी, कितने तरह का होता है। ठीक है, क्या क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं ड्रग्स के बारे में। ठीक है। तो ड्रग्स में सबसे पहला कैटेगरी है फेरेंजियल डिमल्जेंट्स। तो फेरेंजियल डिमल्जेंट्स इसको ड्राई कफ के लिए दिया जाता है, सूखा खांसी। तो इसमें क्या एग्जांपल आएगा? लोजेंजेस आता है, सिरप आता है, खांसी का सिरप जो होता है, ग्लिसरीन या फिर लिकोराइस। तो ये जो लिकोराइस है ना, ये लिकोराइस ये फार्माकोग्नोसी का ड्रग है। ठीक है। ये फार्माकोग्नोसी का ड्रग है। तो ये जो डिमल्जेंट्स है, डिमल्जेंट्स के कैटेगरी में जितने सब आ रहे हैं,
इसको क्यों यूज किया जाता है? सूदिंग इफेक्ट इन फेरिंग्स। तो गले में हमको सूदिंग इफेक्ट चाहिए। सूखा खांसी हुआ है तो जलन होगा, तो हमें सूदिंग इफेक्ट चाहिए। और कब यूज किया जाता है? इरिटेशन, जब गले में, थ्रोट में जब इरिटेशन होता है तब हम इसे यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं। तो पहला कैटेगरी हो गया फेरेंजियल डिमल्जेंट्स। अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सपेक्टोरेंट्स। ठीक है, तो एक्सपेक्टोरेंट्स का मतलब होता है बाहर निकालना। एक्सपेक्टोरेंट्स का मतलब बाहर निकालना। इसका दूसरा नाम है म्यूकोकाइनेटिक्स। यहाँ पे देखिए कि ये जो गला है, ये जो थ्रोट का मैंने यहाँ पर रफ स्ट्रक्चर बनाया है कि थ्रोट में क्या प्रेजेंट है? स्पूटम। इसको वेट कफ के लिए यूज किया जाता है, वेट कफ के लिए। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? स्पूटम प्रेजेंट है। तो स्पूटम को हमें क्या करना है? बाहर निकालना है। जो गीला खांसी हुआ है तो जो स्पूटम वाइट वाइट आ रहा है इसको बाहर निकालना होगा। तो हमें क्या करना है? बाहर निकालना है। ठीक है, तो बाहर निकालने के बहुत सारे रास्ता हो सकता है। तो या तो हम ये जो वॉल है, ये जो वॉल है, इस वॉल में या तो सिक्रीशन करवाएं, सिक्रीसर करवाएंगे तो ये क्या होगा? ये स्पूटम ऐसे घसक के ऐसे करके बाहर निकलेगा। और या तो यहाँ पे देखिए, या तो इस स्पूटम को हम ब्रेक करके मतलब तोड़कर इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो एक्सपेक्टोरेंट कितना तरह का है? दो तरह का। एक है सिक्रीशन इन्हेंसर। सिक्रीशन इन्हेंसर का मतलब है कि इस दीवार में से हम लोग सिक्रीशन करवाएं, इस गले में सिक्रीशन बढ़ा के इसको बाहर निकालें, या तो ब्रेक करें। तो म्यूकोलाइटिक्स। तो लाइटिक्स का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना, तोड़ना। तो या तो स्पूटम को तोड़कर बाहर निकालना है या तो सिक्रीशन को इन्हेंस करके बाहर निकालना है। अब देखते हैं कि सिक्रीशन इन्हेंसर में कौन सा ड्रग है। तो सोडियम साइट्रेट, पोटेशियम साइट्रेट आता है, ग्वाइफेनिसिन आएगा, वसाका आएगा, फिर एमोनियम क्लोराइड आता है और टोलू बाल्सम आता है। फिर म्यूकोलाइटिक्स में ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन। तो यहाँ पर देखिए एक एमोनियम क्लोराइड का एक पॉइंट है कि रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन इन ब्रोंकियल सिक्रीशन। तो यहाँ पर क्या करता है? स्टिमुलेशन करता है ब्रोंकियल, मतलब कि ब्रोंकस में जो सिक्रीशन होता है उसको स्टिमुलेट करके काम करता है। यहाँ पर देखिए ब्रोमहेक्सिन। ब्रोमहेक्सिन ये म्यूकोलाइटिक्स है जो तोड़कर बाहर निकाल रहा है। तो ब्रोमहेक्सिन को समझते हैं। डेरिवेटिव ऑफ वसाका, ये वसाका का डेरिवेटिव है। अब वसाका किस में आ रहा है? सिक्रीशन इन्हेंसर में। इसका डेरिवेटिव है ब्रोमहेक्सिन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है देखते हैं, कैसे काम करता है ब्रोमहेक्सिन। ये देखिए क्या करता है, डी पोलीमेराइजेस कराता है अब म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। अब ब्रोंकियल सिक्रेशन में, ठीक है, ब्रोंकस जो होता है इसमें क्या करेगा? डी पोलीमराइजेस कराएगा अब ब्रोंकियल सिक्रेशन में। और डायरेक्टली या फिर लिबरेटिंग, मतलब क्या, तो डायरेक्टली काम करेगा नहीं तो लिबरेटिंग करके काम करेगा। और जो लाइसोजोमल एंजाइम होता है हमारे ब्रोंकस में, एक लाइसोजोमल एंजाइम होता है, उसको ये एक्टिवेट करता है। तो जब ये लाइसोजोमल एंजाइम एक्टिवेट होगा तब ब्रेक डाउन हो जाएगा स्पूटम। ठीक है, स्पूटम क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। तो जब स्पूटम ब्रेक डाउन होगा तो जाहिर सी बात है ये बाहर निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो ब्रोमहेक्सिन देख लिए, अब देखते हैं एम्ब्रोक्सोल। तो सिमिलर टू ब्रोमहेक्सिन, ब्रोमहेक्सिन जैसे काम कर रहा था वैसे ही ये एम्ब्रोक्सोल भी काम करेगा तोड़कर बाहर निकालने का। फिर एक ड्रग है एसिटाइलसिस्टीन, ब्रेक्स सल्फाइड बॉन्ड। जो स्पूटम होता है, स्पूटम, इसमें सल्फाइड बॉन्ड होता है, सल्फाइड बॉन्ड। तो सल्फाइड बॉन्ड को क्या करेगा? तोड़ देगा और तोड़कर बाहर निकालेगा। फिर एक कार्बोसिस्टीन, सिमिलर टू एसिटाइलसिस्टीन, एसिटाइलसिस्टीन के जैसे ही काम करेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है एंटीटसिप्स। तो एंटीटसिप्स कैसे काम करता है? ये सीएनएस के थ्रू काम करता है। और एंटीटसिप मतलब ड्राई कफ में देना है, सूखा खांसी में देना है। तो सूखा खांसी जो होता है ये कैसे काम करता है? तो ये सीएनएस के थ्रू काम करता है। तो सीएनएस के थ्रू हमें सूखा खांसी मतलब ड्राई कफ को रोकना है। एक्ट बाय रेजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर्स। देखिए ब्रेन में कफ सेंटर्स होता है, ये कहाँ होता है? ब्रेन में। तो ब्रेन में कफ सेंटर होगा, वहाँ पर थ्रेशोल्ड होता है। तो थ्रेशोल्ड को क्या करता है? इंक्रीज करता है, थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करेगा। और ये तो सीएनएस का काम है। और पीएनएस में क्या करेगा? ये पीएनएस का काम है। तो रेड्यूस कफ इम्पल्स। ठीक है, पीएनएस में मतलब कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ इम्पल्स होता है। तो इम्पल्स बढ़ेगा तो थ्रेशोल्ड क्या होगा? ब्रेन में कम हो जाएगा। और ये इम्पल्स कम होगा तो थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा। इस तरह से एंटीटसिप्स काम करता है। तो पीएनएस में ये इम्पल्स होगा, इसको क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और ब्रेन में थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करेगा, तब जाके हमारा ड्राई कफ सही होगा। फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट कैटेगरी ओपियोइड। ओपियोइड को भी यूज किया जाता है। ये ओपियम एल्कोलॉइड होता है। इसमें कौन सा ड्रग है? कोडीन, इथाइल मोर्फिन और फोलकोडीन आता है। तो कोडीन जो है ये सिर्फ 6 घंटे के लिए ही काम करता है, ज़्यादा समय के लिए काम नहीं करता है। लेकिन कोडीन को ड्रॉबैक्स किया गया है, मतलब कि इसको वापस मार्केट से ले लिया गया है, इसको यूज नहीं किया जाता है अब। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है। अब अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, मतलब कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर डिप्रेस होगा, तो इसको अस्थमा के केस में नहीं ले सकते हैं। अगर अस्थमा के केस में लेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है। फोलकोडीन नो एनाल्जेसिया, मतलब कि इसका कोई भी एनाल्जेसिया इफेक्ट नहीं होता है और एडिक्शन भी इसका नहीं होता है, लेकिन कोडीन का एडिक्शन होता है। ठीक है, इसीलिए इसको ड्रॉबैक किया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नॉन ओपियोइड्स। तो वो तो ओपियोइड्स था, अब बात करते हैं नॉन ओपियोइड्स को। तो नॉन ओपियोइड्स में क्या आएगा? नोस्केपिन आएगा, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन आएगा। तो नोस्कोपिन में क्या होता है? नोस्केपिन में पोटेंसी कोडीन जैसा ही पोटेंसी रहता है नोस्केपिन का। कोडीन तो बैन है ना, बंद कर दिया गया है, लेकिन नोस्केपिन का पोटेंसी सेम कोडीन जैसा ही रहता है। ठीक है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का बात करते हैं। इफेक्ट एज कोडीन, कोडीन जैसे इसका भी इफेक्ट रहता है, लेकिन नो एडिक्शन। कोडीन का तो एडिक्शन था ना, इसका एडिक्शन नहीं है। और प्लस नो कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं करता है। फिर कॉम्बिनेशन विथ पीसीएम, इसको पैरासीटामोल के साथ भी लिया जा सकता है। तो इसीलिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फन का कोई भी एब्यूज़ नहीं है, कोई भी मतलब नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, इसीलिए यूज किया जा रहा है। तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन अगर लीवो फॉर्म में होगा तो ये एनाल्जेसिक एक्शन शो करेगा, मतलब पेन के लिए काम करेगा। और अगर डेक्स्ट्रो फॉर्म में अवेलेबल रहेगा तो ये एंटीटसिव, मतलब खांसी को ट्रीट करने में काम करेगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट कैटेगरी है एंटीहिस्टामिनिक। तो एंटीहिस्टामिन भी यूज किया जाता है, जैसे कि क्लोरफेनिरामिन, डाइफेनहाइड्रामिन और प्रोमेथाजिन। ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सीडेटिव करवाएगा एंड एंटी कोलिनर्जिक, मतलब कोलिनर्जिक को स्टॉप करके, ब्लॉक करके काम करता है। कोलिन जो एंजाइम होता है उसको। यूजफुल इन एलर्जिक कफ, ये एलर्जी कफ में यूज किया जाता है। अब है ब्रोंकोडाइलेटर्स। तो डाइलेटर्स का मतलब क्या होता है? डाइलेटर्स, तो डाइलेटर्स का मतलब होता है कि जो भी एरिया है उसको, एरिया को क्या करेगा? अगर इतना रहेगा तो इतना डाइलेट कर देगा। ठीक है। तो डाइलेशन का काम करता है ब्रोंकोडाइलेटर। इसमें ड्रग आता है साल्बुटामोल और टर्ब्यूटालिन। ठीक है। ब्रोंकोडाइलेटर्स रिलीव्स कफ, कफ को क्या करेगा? रिलीव करेगा एंड इम्प्रूव्स क्लियरेंस ड्यूरिंग कफ। तो ये क्या करता है? इम्प्रूव करने का, कफ को ठीक करने का, ट्रीट करने का, रिलीफ पहुंचाने का काम करता है। फॉर ड्राई कफ, ड्राई कफ में यूज किया जाता है ड्यूरिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो इसको तब लिया जाता है जब सांस फूलने में प्रॉब्लम होता है, जब आदमी सांस नहीं ले पाता है, तब इसको यूज किया जाता है। ठीक है। ऑल्सो यूज इन एडजुवेंट, मतलब कि इसको क्या, इसको साथ ही देना है साल्बुटामोल को और टर्ब्यूटालिन को एडजुवेंट, मतलब ऐड के साथ, अकेले नहीं दिया जा सकता इसको, प्लस इसको साथ ही लेना रहता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग समझ लिए पूरा ड्रग्स फॉर कफ, कफ के लिए हम लोग समझ लिए कफ क्या है, फिर ड्रग्स भी समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।